टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नॉवल हुंडीचा 121 के कॉर पर। जैसे कीर्ति के रूम में वॉशरूम में कीर्ति दीवार के सहारे अपनी खुली पीठ को चिपकाकर अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ खड़ी थी। भावेश उसके बहुत ही करीब होकर उसके कान पर बाइट करते हुए बोला, चलो मैं अपने प्यार का इजहार नहीं करता, अपना प्यार फील करवाता हूँ। वो कीर्ति के करीब जाने लगा, कीर्ति के होठों पर अपने होंठ रखने ही वाला था। कीर्ति ने कांपते हुए धीरे से कहा, प्लीज नहीं। ये सुनते ही भावेश कीर्ति से दूर हुआ, फिर उसका लाल चेहरे जोर जोर से हंसने लगा। भावेश अपना पेट पकड़ कभी झुककर तो कभी अपनी कमर पर हाथ लगाकर जोर जोर से हंस रहा था। कीर्ति का शर्म से चेहरा लाल था, वो घूरकर भावेश को देख रही थी। अचानक कीर्ति ने पीछे हाथ ले अपनी ड्रेस की जीप को खींचकर बंद कर दिया। कीर्ति ने आंखें लाल हो गई, अपना पेट पकड़ हंसते हुए भावेश की कॉलर से अपने करीब खींच लिया। भावेश की हंसी बंद हो गई। भावेश कीर्ति के लाल पर चुके चेहरे को गौर से देख रहा था। इस वक्त कीर्ति बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, उसकी खूबसूरत में खो गया। कीर्ति का टमाटर की तरह सुर्ख लाल चेहरा अपनी ओर खींच रहा था। कीर्ति ने आगे बढ़कर अचानक भावेश की गर्दन पर जोर से बाइट किया। भावेश की चीख निकल गए, उसकी पूरी बॉडी अपनी जगह पर जम गई। तभी कीर्ति ने उसे वॉशरूम के दरवाजे की ओर जोर धक्का दिया। वो नीचे फर्श पर औंधे मुंह गिरते बचा। भावेश आधा नीचे झुका हुआ था, उसने भावेश को संभलने का भी मौका नहीं दिया और उसके बम पर जोरदार किक मारी। भावेश सीधा कमरे की फर्श पर औंधे मुंह पसर गया। कीर्ति ने झटके से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और वो जोर से हंसते हुए अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कनें काबू में करने की कोशिश करने लगी। कीर्ति का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। भावेश अपने ऊपर 2 हमलों के कारण वो फर्श पर औंधमुंह पड़ा समझने की कोशिश कर रहा था। वो अभी उसके साथ क्या हुआ तभी सब कुछ रियलाइज हुआ तो भावेश उठा, फर्श पर बैठ गया और एक अपना घुटना मोड़कर अपना हाथ टिकाकर अपना चेहरा हथेली में रख वॉशरूम के दरवाजे को घूरने लगा, जैसे वो अपनी आंखों से ही छेद करके अंदर देखने की कोशिश कर रहा हो। भावेश ने अपने मन में सोचा, डॉक्टर साहिबा बहुत खतरनाक बिल्ली निकली, वो बस दिखने में मासूम है। आज डॉक्टर साहिबा ने कितने रूप दिखा दिए, पल में बहुत सुलझी हुई लेडी, दूसरे बॉल्ड लेडी जो अपने प्यार को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर एक बहुत ही शर्मीली और प्यारी सी लड़की, फिर एक खूंखार शेरनी में बदल गई। क्या उसकी डॉक्टर साहिबा के और भी रूप देखने को मिल सकते हैं? तभी अचानक उसे एक बात याद आई। क्लब में वो एक कपल को ड्रिंक सर्व करने गया था, तब उसने देखा कि उसका पल में लड़की कभी तो उस लड़के के सामने मासूम बच्चे की तरह बिहेव करती, कभी उसके सामने एक खूंखार बीवी की तरह उसे घुटने पर मजबूर करती। ये देख उसने अपने पास ही खड़े वेटर से कहा, पता नहीं यह औरतें पर अपने कितने रूप बनाकर रखती हैं। वेटर कपिल उस कपल को देखते हुए बोला, भावेश तुम्हें पता है कि एक महिला अपने हर रूप के दर्शन किसके सामने करती? वो कंफ्यूजन में अपने दोस्त को देखने लगा तो वो बोला, एक महिला अपने पति के सामने या अपने माँ बाप के या भाई के सामने ही नखरे दिखाती है, और वहाँ एक खूंखार शेरनी भी होती है, वो मासूम बच्ची और नासमझ लेडी भी होती है। भावेश कंफ्यूजन में अपने दोस्त को देखने लगा तो वो बोला, एक महिला अपने सारे रूप तभी दिखाती है जब उसे एहसास हो कि यह आदमी उसे कभी भी चोट नहीं पहुंच जाएगा, तब वक्त आने पर अपने चारों ओर की सेफ्टी हटा उसके सामने एक मासूम बच्ची बन जाती है। कभी वो अपने हथियार निकालकर अपने पार्टनर या मॉम डैड भाई की रक्षा करेगी, तब वह एक खूंखार जंगली शेरनी होगी। कभी वह शरारती मासूम जंगली बिल्ली के लक्षण होते हैं, वो खेल में चोट पहुंचा देती है, वो अलग मीठा एहसास होता है। ये याद भावेश के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि कीर्ति का प्यार कोई झूठा प्यार नहीं है या फिर वह प्रिंस से कोई फायदा चाहते हैं। कीर्ति सच में उससे प्यार करती है, जो उसके सामने कभी बच्ची बनती है तो कभी जंगली बिल्ली तो कभी खूंखार शेरनी, कभी प्यारी सी डॉल तो कभी केयरिंग वाइफ। वो नीचे से खड़ा होकर बिस्तर पर बैठकर कीर्ति के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। भावेश ने सोचा उसे भी अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वाटर पार्क जाना चाहता था। कीर्ति ब्लैक बाथरोब में बाहर आई, उसके लंबे बाल पीठ पर लहरा बिखरे थे, उनसे पानी टपक रहा था। कीर्ति ने तिरछी नजरों से देखा, भावेश अपने दोनों हाथ बिस्तर पर टिकाकर उसे ही निहार रहा है कि उसने भावेश को बिल्कुल इग्नोर किया। कीर्ति व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनकर बाहर आए और रूम से बाहर निकल गई। भावेश का मुंह खुला का खुला रह गया, कीर्ति उसे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही है? भावेश ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए बोला, डॉक्टर साहिबा बहुत ज्यादा नॉटी है, जब वो मुझे सता रही थी मैं नाराज नहीं हुआ, मैंने उन्हें थोड़ा सा चिढ़ाया तो मुझसे नाराज हो गई। उन्होंने तो मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उसे चिढ़ाया, उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। दक्षिता के रूम में प्रिंस अक्षित को गुस्से से घूरते देखकर दक्षिता को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। प्रिंस देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर हो अक्षित जबरदस्ती उसकी एंजल को न ले जाए। दक्षिता का चेहरा सीने में जबरदस्ती दबाकर बोला, एंजल सिर्फ मेरी है, वो आपके साथ कहीं भी नहीं जाएगी, ना ही अम्यूजमेंट पार्क और ना ही कहीं और। दक्षिता का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया।
वो प्रिंस की स्ट्रेंथ देखकर भी हैरान थी। दक्षिता प्यार से बोली क्यूटी। उसकी प्यारी आवाज़ सुनकर प्रिंस अचानक शांत हो गया। दक्षिता धीरे से उसके सीने से अपना सर बाहर निकालती है। प्रिंस का गाल सहलाते हुए बोली क्यूटी अच्छे बच्चे बनो, मुझे बात करने दो, और ये तुम्हारी कीर्ति दीदी का छोटा भाई है। ये सुनते ही अक्षत के दिल में एक दर्द उठा। क्या वो कीर्ति का ही भाई था? क्या दक्षु दीदी उसे अपना भाई नहीं मानती? सच में जब उसके मॉम डैड ने उसे इतनी तकलीफ थी, दक्षिता दीदी उसे भाई कैसे मान सकती हैं? शायद अब उसकी रियल सिस्टर भी उससे नफरत करती है तो दक्षिता का रियल ब्रदर नहीं था। सबसे ज्यादा दुख की बात, मॉम डैड और बुआ की वजह से उसे अपना खुद का घर छोड़ना पड़ा। उसके डैड के जाने के बाद उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके मॉम डैड की वजह से उसने ऐसी जिंदगी दी जिसके बारे में अक्षत सोच भी नहीं सकता। कीर्ति के बारे में सुनकर दिन थोड़ा शांत हुआ। प्रिंस थोड़ा फिर बोला एंजल, यह आपको अपने साथ क्यों ले जा रहा है? जबकि किट्टू दी का भाई है तो किट्टू दीदी को अपने साथ लेकर जाए। ये सुनकर ही दक्षिता खामोशी से अक्षत की ओर देखने लगती है। जैसे बोल रही हो इसका जवाब तुम दो, धीमी आवाज में बोला दी। मैं आप दोनों के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। हम तीनों कितने सालों बाद मिले हैं, क्या आप मेरे साथ थोड़ा वक्त भी नहीं बता सकती? क्या सच में अब आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती? अक्षत जो अपने मन में चल रहे हैं, ये सारी बातों को अपने मन में बार बार दोहरा रहा था। अचानक वो खुलकर दक्षिता से पूछ लेता है। वो ने हैरानी से अक्षत को देख रही थी। उसने उम्मीद नहीं थी कि अक्षत ऐसी कोई बात बोल लेगा। उसकी आंखें भी नम थी। वो उन्हें नम आंखों से दक्षिता को ऐसे देख रहा था जैसे बोल रहा हो दी, क्या सच में आप बोलूं प्यार नहीं करती? क्या मैं इतना बुरा हूं कि आप मुझसे प्यार नहीं करती? माना कि मॉम डैड ने आपके साथ गलत किया, लेकिन उसमें मेरी क्या गलती थी? प्रिंस दक्षिता को लेकर पजेसिव हो रहा था। वो अक्षत आंखों में आंसू देखकर हैरान हो गया। फिर इमोशनल होकर बोला भैया आप क्यों रो रहे हो? सॉरी, अगर प्रिंस ने आपको कुछ गलत बोल दिया हो तो बस तुम्हें अपनी एंजल के साथ किसी और को नहीं देख सकता। मैं दोबारा आप पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा, प्लीज आप रो मत। आपसे कान पकड़ सॉरी बोलता हूँ, मैं दोबारा कभी आप पर गुस्सा नहीं करूंगा। तभी कीर्ति रूम में आते हुए बोली प्रिंस बेबी ब्रदर गोलू ये रो नहीं रहा, ये बस खुशी के आंसू है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। आज हम घूमने जाएंगे, बहुत सारे झूलों पर झूलेंगे। प्रिंस एक पल के लिए खुशी से झूम उठा। तभी उसे एहसास हुआ उसकी गोद में कोई है। उसने अपना सर नीचे करके देखा। दक्षिता अभी भी प्रिंस की गोद में बैठी थी। प्रिंस ने दक्षिता की कमर को कसकर पकड़ा और उसे गले से लगा लिया। कीर्ति की नज़र जब प्रिंस की गोद में बैठी दक्षिता पर गई तो वह हैरानी से मुंह खोले दक्षिता को देखने लगी। जो लड़की खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट थी वो आज एक मासूम से बच्चे की गोद में बैठी थी। ये बात कीर्ति को थोड़ी अजीब लग रही थी। फिर कीर्ति एक सीट की तरफ देखकर बोली बेबी ब्रदर गोलू चलो तैयार हो जाओ, हम सब अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे और साथ ही शॉपिंग भी करेंगे। तुम चिंता मत करो, आज हम सब लोग अच्छे से साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। ये सुनते ही अक्षत बड़ी सी स्माइल के साथ रूम से बाहर चला जाता है। इधर दक्षिता तिरछी नजरों से कीर्ति को देख रही थी तो कीर्ति उसे अपनी आंखों में अजीब से इमोशन को साथ देख रही थी। उन इमोशन को देखकर दक्षिता ने मुंह फेर लिया और वह प्रिंस की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेती है। प्रिंस उसे कसकर पकड़ लेता है। कीर्ति उन दोनों को इस तरह देखकर वहां से चली जाती है। दक्षिता धीरे धीरे प्रिंस की गर्दन पर अपनी होंठों से हिलाने लगती है। दक्षिता को देखकर रहा था जैसे वह अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं कर पा रही हो। दक्षिता प्रिंस के गर्दन को किस करते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ पर किस करने लगती है। दक्षिता को अपने इमोशन को कंट्रोल में करने के लिए यही सबसे अच्छा काम लगा, क्योंकि उसे प्रिंस को किस करके एक सुकून मिलता था, उसे अंदर से शांति मिलती थी। जो इमोशन का तूफान माइंड और दिल में अंदर आ रहा था वो बहुत खतरनाक था। दक्षिता जानती थी वह फिर से उसी हालत में पहुंच जाएगी जिससे वो प्रिंस के आने के बाद निकली है। प्रिंस और दक्षिता एक दूसरे को कैसे निकली किस कर रहे थे। थोड़ी देर पहले प्रिंस के दिल में भी दक्षिता को खोने का ख्याल था। दक्षिता के मन में भी ढेर सारे इमोशन का तूफान आया हुआ था। एक दूसरे का किस करके सुकून हासिल कर रहे थे। दक्षिता धीरे से अपनी जीभ के मुंह में डाल देती है तो प्रिंस भी उसके मुंह में अपनी जीभ डाल देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को फ्रेंच किस करने लगते हैं। दक्षिता ने प्रिंस के बालों में अपने हाथ फिराने शुरू कर दिए। वही प्रिंस ने एक हाथ दक्षिता की बालों में डालकर कसकर उसके बालों को पकड़कर उसे बहुत ही पैसे निकली किस कर रहा था। प्रिंस को अब किस करने की प्रैक्टिस हो चुकी थी, इस वजह से वो अच्छे से किस कर रहा था। वो पहले दक्षिता के अपर लिप्स को शक करता है, फिर लोगों को दक्षिता भी प्रिंस की किस का रिस्पांस करते हुए उसके अपर लिप्स को शक करती है। फिर लवली कुछ इसी तरह एक दूसरे को स्मूथ कर रहे थे। फिर प्रिंस दक्षिता के मुंह में जीभ डाल देता है। दक्षिता भी उसके मुंह में अपनी जीभ डाल देती है। एक दूसरे के मुंह से एक दूसरे का टेस्ट लेना चाहते थे। इसी दौरान दोनों की चीजें एक दूसरे से उलझ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीभ एक दूसरे से लड़ाई कर रही हो। वह सबसे पहले अपने चरम पर पहुंचेंगे। यह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। कोई भी एक दूसरे के सामने हार मानने को तैयार नहीं था, जिस वजह से उन दोनों की स्मूच किस वाइल्ड किस में बदल रही थी। तकरीबन 15 मिनट तक एक दूसरे के साथ जीत से जीभ लड़ाने के बाद वह दोनों हंसते हुए एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी एक बार उसके दरवाजे पर नोक होता है।
कीर्ति बोले, आप दोनों कितनी देर में आने वाले हो? दक्षिता कुछ नहीं बोली, बस प्रिंस का हाथ पकड़कर वॉशरूम की तरफ चली गई। हेलो लीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। कल दक्षिता और प्रिंस पर हमला होने वाला है, उस हमले में क्या होगा जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। CH 122 दक्षिता और प्रिंस पर हमला और किडनैपिंग, एम्यूजमेंट पार्क जाने की तैयारी। मेहरा फैमिली का काफिला बहुत सारी टाइट सिक्योरिटी के साथ एम्यूजमेंट पार्क की ओर बढ़ जाता है। आज मेहरा फैमिली ने पूरे एम्यूजमेंट पार्क को बुक कर लिया था। हाईवे पर 2 स्पोर्ट्स कार और 10 से ज्यादा ऑडी कार चल रही थी। स्पोर्ट्स कार ऑडी कार्स के बीच में चल रही थी। आगे एक ब्लू कलर की लैम्बोर्गिनी और पीछे सिल्वर कलर की जैगवार चल रही थी। लैम्बोर्गिनी में दक्षिता और प्रिंस थे। जैगवार कार में कीर्ति, भावेश, अक्षत और मेहरा फैमिली के केयरटेकर की 17 साल की पोती जस्सी मौजूद थी। कुछ दिन पहले जेसिका अपने दादाजी से जिद कर रही थी, उसे एम्यूजमेंट पार्क जाना है, जिसके बारे में ओल्ड मिस्टर मेहरा को पता था। उन्होंने जेसिका को भी साथ ले जाने को बोला तो कीर्ति खुशी खुशी जेसिका को अपने साथ ले आई। जैसी कि मॉम डैड की डेथ बचपन में एक्सीडेंट में हो गई थी। जेसिका अपने ओल्ड दादाजी के साथ मेहरा मेंशन में रहती है। वही जेसिका कार में बैठी है। तब से अक्षत प्यार घूर रहा है। उसे जेसिका पर क्रश हो गया। जैसी बहुत ही मासूम थी, उसने अक्षत पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस कार से बाहर गुजर रहे पेड़ पौधों को देख रही थी। वो पहले कभी इतनी स्पीड से चलती गाड़ी में नहीं बैठी थी। इस वक्त अपने चेहरे से होकर गुजरती हवा बहुत ही सुकून दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था वो हर किसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है। वहीं कीर्ति ड्राइव करते हुए रिवव्यू अक्षत को देखती है, जो कब से जैसी को घूर रहा था। कीर्ति अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, बिहेव योरसेल्फ छोटे। ये सुनकर भावेश भी पीछे मुड़ अक्षत को देखता है तो वो अपनी आंखें बड़ी करके अक्षत को घूरने लगा। कीर्ति अपने मन ही मन बोली, सारे बच्चों के पास मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं 3 बच्चों को कैसे संभालूं? दक्षिता को प्रिंस को ही संभालना है, जो उसे 1 सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ता। कोई शैतानी करना तो दूर की बात है। कीर्ति को बहुत दुख हो रहा था। कल उसने निश्चय, जानवी, करण, अर्जुन, निशा, ईशा, कबीर में से किसी को रुकने को क्यों नहीं कहा? भले ही वो सब वहां नहीं रुकते, जानवी और निश्चय रुक सकते थे और उसकी अभी तीनों बच्चों को संभालने में मदद कर सकते थे। कीर्ति कोल्ड वॉइस में तीनों से बोली, अब मैं किसी की शैतानी बर्दाश्त नहीं करूंगी। एम्यूजमेंट पार्क आने तक कोई भी एक दूसरे को नहीं देखेगा, वह अपना सर झुकाकर बैठो। ये सुनते ही जेसिका मासूम नजरों से कीर्ति को ऐसे देखने लगी जैसे बोल रही हो, दीदी मैंने क्या गलत किया? क्या मैं बाहर भी नहीं देख सकती? मैं तो पहली बार इस खूबसूरत कार में बैठी हूँ। फिर जेसिका डरी सहमी एक कोने में सिकुड़कर बैठ जाती है, अपना सर घुटनों में छुपा लेती है। कीर्ति को जेसिका के आंखों में चल रहे सवाल समझ में आ गए, फिर भी जेसिका को इग्नोर किया और भावेश की तरफ देखते हुए बोली, छोटे और भावी, अगर आपने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाकर कोई शैतानी करने की कोशिश की, मैं वापस मेहरा मेंशन की तरह कार को घुमा लूंगी। यह सुनते ही वह दोनों सर झुकाकर बैठ जाते हैं। इधर लैम्बोर्गिनी में प्रिंस कार को देख रहा था। वह दक्षिता की गोद में सर रखकर कार के हर फीचर को चेक कर रहा था। वह कार स्पेशल डिमांड पर तैयार की गई थी, जिसमें हर सुविधा थी, यहाँ तक कि सीट बिस्तर में कन्वर्ट हो सकती थी। वह मिनी फ्रीजर खाने की चीज है। दक्षिता की गोद में सर रखकर लेटा ब्लैक ग्रेप्स खा रहा था। इस वक्त दक्षिता शांति से सीट पर लीन होकर बैठी थी और एक बाउल से थोड़ी थोड़ी टाइम में ब्लैक ग्रेप्स उठाकर प्रिंस को खिला रही थी। प्रिंस मजे से गाड़ी के फीचर्स को स्टडी करते हुए ब्लैक ग्रेप्स खा रहा था। दक्षिता ने एक ब्लैक ग्रेप्स उठाकर प्रिंस के होठों पर रखा तो प्रिंस ने उसे अपने होठों में पकड़ा और हल्का सा ऊपर उठकर दक्षिता के होठों पर अपने होंठ रख देता है। अचानक हुए हमले से हैरानी से दक्षिता का मुंह खुल जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर प्रिंस आधा ब्लैक ग्रेप्स दक्षिता के मुंह में डाल देता है। वो प्रिंस की आंखों में देखते हुए आधा ब्लैक ग्रेप्स खा लेती है। प्रिंस के होठों पर एक जोरदार किस करती है। प्रिंस वापस दक्षिता की गोद में लेट जाता है। दक्षिता फिर से उसे ब्लैक ग्रेप्स खिलाती है तो प्रिंस दोबारा उसी तरह दक्षिता को होठों से ब्लैक ग्रेप्स खिलाता है। दक्षिता उसे फिर से किस कर देती है। दक्षिता अब जल्दी जल्दी प्रिंस को ब्लैक ग्रेप्स खिलाने लगी। वह बार बार प्रिंस के लाल होठों को किस करना चाहती थी। इतनी देर में पता नहीं चला कब वो एम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए। वहां जानवी, निश्चय, अर्जुन, नील, निशा, ईशा, मायरा, 2 फीमेल गार्ड एंजेलिना और एलेना पार्क के दरवाजे पर खड़े थे। कुछ शैडो बॉडीगार्ड थे लेकिन वह सब छुपे हुए थे। वहीं दक्षित के साथ आए बॉडीगार्ड भी अपनी अपनी जगह पर छुप गई थी। एम्यूजमेंट पार्क के सामने 4 स्पोर्ट्स कार और 2 बॉडीगार्ड्स की कार खड़ी थी, जिसमें बाकी सब मेल गार्ड थे जो नॉर्मल बॉडीगार्ड की तरह लग रहे थे। कीर्ति, भावेश, अक्षित और जेसिका के साथ आकर सबसे मिलती है। वो सब लोग दक्षिता और प्रिंस की कार से बाहर निकलने का इंतजार करने लगते हैं। वही कार में प्रिंस को अपनी पसंदीदा चीज स्टडी करने का मौका मिल गया था। प्रिंस जब सॉन्ग के लिरिक्स, म्यूजिक और स्पोर्ट्स कार के आसपास होता है तो प्रिंस को बाकी चीजों का कोई भी ध्यान नहीं होता। वही दक्षिता को प्रिंस के फोटो से ब्लैक ग्रेप्स खाने में मजा आ रहा था, साथ ही उसे प्रिंस के होठों को किस करने का मौका भी मिल रहा था। तू भी अपना फेवरेट काम कर रही थी। उन्हें बाहर उनका इंतजार लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो एक दूसरे में गुम थे। कीर्ति ने हैरानी से लैम्बोर्गिनी की तरफ देखा और अपने मन में कहा, मैं गलत सोच रही हूं ना?
ये सोचकर कीर्ति का चेहरा एकदम अजीब सा हो गया। सब कीर्ति के चेहरे को देखने लगे। वो अजीब एक्सप्रेशन क्यों दे रही है? किसी ने खुद को ठीक किया और तेज कदमों से लैम्बोर्गिनी के पास पहुंचकर लो करती है, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं देता। ड्राइवर कब का उतर चुका था। पीछे की पैसेंजर सीट और ड्राइवर सीट के बीच पार्टीशन ऑन था। कीर्ति जल्दी से ड्राइविंग सीट की ओर गई, फिर अंदर घुसकर जल्दी से पार्टीशन बंद करती है और गुस्से से घूरकर दक्षता की तरफ देखते हुए बोली, बाहर आने का इरादा है या नहीं? ये सुनते ही प्रिंस हैरानी से कीर्ति की तरफ देखने लगा। उसे पता ही नहीं चला कब कार रुकी और कब वह लोग वहां पहुंच गए। इधर दक्षता ने अपनी लाल आंखों से कीर्ति को देखा, क्योंकि उसने उसके सबसे फेवरेट और खूबसूरत लम्हों में हंटी का काम किया। दक्षता अपनी लाल आंखों के साथ कीर्ति को घूरते हुए अपने होठों में बड़े बड़ाई कमीनी कबाब में हंटी, कहीं की खुद सिंगल है, दूसरों के बीच भी आना है। कीर्ति को लिप्स रीडिंग आती थी। उसने दक्षता के होठों पर आए शब्दों को समझा। उसका चेहरा किसी मरियल बत्तख के जैसा बन गया। उसके चेहरे पर बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन देखी थी। इस वक्त कीर्ति बहुत ही ज्यादा अगली और क्यूट लग रही थी। कीर्ति बिना कुछ बोले कार से उतर गई। इधर कार का दरवाजा खोलकर पहले दक्षता उतरी, फिर उसके पीछे प्रिंस भी उतर गया। प्रिंस अपनी मासूम चमकती हुई आंखों से चारों ओर देख रहा था। उसने इस तरह की जगह कभी नहीं देखी थी। उसने एक्साइटमेंट में दक्षता का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या यहीं पर न्यूज़ में पार्क है? ये सुनकर दक्षता प्यार से प्रिंस का सर से लाकर हाँ में सिर हिला देती है। कुछ ही देर में वो अमेजमेंट पार्क में थे। चारों की तरफ एडवेंचर्स गेम, थ्रिलिंग राइड्स, डिजिटल गेमिंग, रेन डांस और अन्य कई थ्रिल एक्टिविटीज मौजूद थे। सब वहां एंजॉय कर सकते हैं। प्रिंस एक्साइटमेंट में हर जगह देख रहा था। वो पहली बार देख रहा था। प्रिंस दक्षता की तरफ देखते हुए बोला, एंजल, आपने इस हेवन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि अम्यूजमेंट पार्क ऐसा होता है? मैं आपको अक्षत भैया के साथ आने से नहीं रोकता। अक्षत भैया जितने अच्छे और क्यूट हैं। थैंक यू अक्षत भैया, वो हमें इतनी खूबसूरत जगह पर लेकर आए। दक्षता अपने मन में बोली, मेरा क्यूटी कितना भोला है। थोड़ी देर पहले मुझे लेकर शैलेश हो रहा था, यहाँ तक कि एक पॉजिटिव बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे मस्ती करने वाली चीजें दिखी तो उसका दुश्मन भी उसके लिए भगवान हो गया। यही तो प्रिंस की मासूमियत थी। जब भी उसे चोट पहुंचाता था उसे दर्द होता था। अगर कोई उसे चोट पहुंचाकर हंसकर बात कर लेता तो वह अपना सारा दर्द भूलकर ऐसे दिखाता जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी देर बाद सब लोग अलग अलग राइड पर एंजॉय कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे। वही दक्षता और प्रिंस की जोड़ी हमेशा सही सलामत रहे, इतनी ही अच्छी मूवी हमें देते रहे। भावेश और कीर्ति भी अच्छा खेल रहे थे। वो प्रिंस और दक्षता की बराबरी नहीं कर सकते थे। वही जानवी निश्चय को गुस्से से घूरते हुए बोली, आपके पास इन सिक्स पैक के अलावा कुछ भी खास नहीं है। हम लोग सबसे बड़े हैं, फिर भी हम लोग हार गए और एक छोटा सा बच्चा आपसे जीत गया। आपके पास दोनों सवालों के अलावा कुछ और भी टैलेंट है या नहीं? ये बोलकर जानवी गुस्से में पैर पटकते हुए एक राइड लेने चली गई। वहीं अनीश और जोशिका एक टीम में आए थे। जेसिका ने जब अनीश को पहली बार देखा था, जो आधा इंडियन आधा ऑस्ट्रेलियन था, उसकी आंखें गहरी नीली थी, उसके बाल काले थे, कुछ फीचर्स इंडिया के थे कुछ ऑस्ट्रेलिया के, जिस वजह से वह बहुत ही क्यूट और हैंडसम लगता था। टीनेजर उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। निब्बा निब्बी वाला प्यार हुआ था, जिसे अट्रैक्शन कहते हैं। इधर प्रिंस दक्षिता का हाथ पकड़कर हॉन्टेड हाउस की तरफ ले जा रहा था। प्रिंस दक्षिता के साथ हॉन्टेड हाउस में जाना चाहता था। उसने जेसिका और अक्षित से हॉन्टेड हाउस के बारे में बहुत ही कुछ सुना था। प्रिंस भी उस हॉन्टेड हाउस को ट्राई करना चाहता था। दक्षिता और प्रिंस अभी हॉन्टेड हाउस में घुसे ही थे, अचानक उनके सामने कुछ कंकाल आ गए। अचानक ही ऊपर से उन पर कुछ केमिकल गिरा और वह कंकाल धीरे धीरे पिघलकर एक अजीब सा धुआं छोड़ रहे थे, जिस वजह से दक्षिता और प्रिंस मदहोश होने लगे और उन्हें बेहोशी छाने लगी। दक्षिता ने जल्दी अपने बॉडीगार्ड को इन्फॉर्म करने के बारे में सोचा और उसने फोन निकाल इमरजेंसी बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। ढेर सारा जहरीला धुआं प्रिंस और दक्षिता के अंदर चला गया। वो कुछ ही सेकंड में किसी कटी पतंग की तरह नीचे गिर गए। वहां पर बहुत सारे लोग भूतों की कॉस्ट्यूम पहन कर आते हैं। दक्षिता और प्रिंस को उठा हॉन्टेड हाउस के और अंदर ले जाने लगते हैं। वही की पूरी बॉडी पर रेड और पर्पल कलर के निशान उभर आए थे। उसकी पूरी बॉडी कहाँ पर ही थी। दक्षिता कुछ ही सेकंड बाद उसने उस जहरीले दूरी से खुद को संभाल लिया था, लेकिन किसी अनजान आदमी के दक्षिता को छूते ही उसके इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और साथ ही उसके माइशोफोबिया के लक्षण उभर आए। उसकी पूरी बॉडी पर अजीब से वैसे जो निशान बन गए, वही उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। साथ ही उसने कुछ ही सेकंड में ढेर सारी वह मीटिंग कर दी, जिसमें थोड़ा खून भी था। दक्षिता की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। वो सब प्रिंस और दक्षिता को वहां से उठाकर सुनसान रास्ते से एक बड़े सी ट्रक में रखकर आगे बढ़ जाते हैं। 1 घंटे बाद वो लोग एक बड़ी सी खाली पड़ी गोडाउन में पहुंचते हैं। वहां पर प्रिंस को एक बड़े से लोहे के कमे डाल देते हैं। वही दक्षिता को एक कांच के टैंक में डालकर उसमें छोटे छोटे जहरीले और गंदे से दिखने वाले बिच्छू और सड़ हुआ खाना सड़ा हुआ मांस पड़ा था, जिस वजह से दक्षिता की बॉडी और ज्यादा बुरी तरह कांप रही थी।
उसकी पूरी बॉडी सुर्ख लाल हो गई थी, उसके होंठ सूख कर सफ़ेद हल्के हल्के कांप रहे थे। वह धीरे धीरे अपने होठों में कुछ गड़बड़ा रही थी। अगर कोई ध्यान से सुनता तो वह बार बार प्रिंस का नाम ले रही थी। वह अपने आप को कंट्रोल करके उठने की कोशिश कर रही थी। उसकी बॉडी उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। इधर अम्यूजमेंट पार्क में सब लोग इस सारी राइड क्लियर करके हंटर हाउस की तरफ बढ़ जाते हैं। कीर्ति धीरे से बोली, ये दक्षु और उसका क्यूटी कब से हंटर हाउस के अंदर है? वो बाहर ही नहीं आ रहे। इधर भावेश की चाची भी सिकुड़ गई थी। सब लोग हंटर हाउस के एंटर करते हैं। अंदर का नज़ारा देखते ही उन सबकी आंखें ऑफ के मारे चौड़ी हो जाती हैं। दक्षिता और प्रिंस को किसने किडनैप किया और दक्षिता किस तरह अपने महोदय से निकलकर और खुद को बचाती है, जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH123 प्रिंस को होश आना और इंटेलिजेंस अम्यूजमेंट पार्क हॉन्टेड हाउस में। हॉन्टेड हाउस ब्लैक और ग्रे कलर का था। वो कलर हल्का पड़ गया था। दरवाजे पर बाहर डरावने भूत की पोस्टर और कंकाल और डरावनी भूत की डमी लगी हुई थी। हॉन्टेड हाउस के ऊपर बड़े बड़े डरावने अक्षरों में हॉन्टेड हाउस लिखा हुआ था। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए उस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने लगते हैं। हॉन्टेड के अंदर घुसते ही डरावना सा कंकाल आ जाता है, जिस वजह से लड़कियां डरकर लड़कों की गोद में चढ़ चुकी थी। लड़के भी इस तरह के अचानक से कंकाल आने से और लड़कियों के हमले से एक बार तो संभल नहीं पाए और उनकी भी चीख निकल गई। यह महसूस कर सारे लड़के एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर शर्मिंदगी से अपना चेहरा इधर उधर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सारे नकली भूत हैं। फिर भी वो डर रहे हैं। लड़कियों का तो समझ में आता है, क्योंकि लड़कियां तो वैसे भी डरपोक होती है। कीर्ति और दक्षिता को छोड़ बाकी सारी लड़कियां डरपोक है। ये तो भूत है। लड़कियां छिपकली और कॉकरोच से ही डर जाती हैं। दक्षिता पहले ही हॉन्टेड हाउस में जा चुकी है। वहीं कीर्ति शांति से स्थित को देख रही है, जो उसकी गोद में चढ़ चुका है। थोड़ी देर पहले जैसे ही कंकाल आया तो अक्षित इधर उधर न देखकर सीधा कीर्ति की गोद में चढ़ गया था। बेचारा भावेश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अक्षित को देख रहा था, जो कीर्ति की गोद में किसी बच्चे की तरह चढ़ा हुआ था। भावेश ने सोचा था कीर्ति डर कर उसकी गोद में चढ़ जाएगी। बेचारा कब से हॉन्टेड हाउस की ओर जाने का इंतजार कर रहा था, ताकि वो कीर्ति को अपनी गोद में उठाकर उसे सांत्वना दे सके। भूत नकली है, जान डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओह मेरा बेबी डर गया, आ जाओ मेरी गोद में आ जाओ, मैं तुम्हें पूरा हॉन्टेड हाउस दिखा दूंगा। ऐसे कई डायलॉग भावेश ने तैयार किए थे और उसे पूरे हॉन्टेड हाउस में कीर्ति को अपनी गोद में लेकर घूमना पड़े। कितना रोमांटिक होगा, ये सोचकर भावेश सपने देख रहा था। जैसे ही वो कंकाल आया तो आदमी भी डर गए थे। भावेश उम्मीद में कीर्ति को देख रहा था, कीर्ति भी डरकर उसकी गोद में चलेगी, लेकिन उससे पहले ही अक्षित कीर्ति की गोद में चढ़ चुका था। किसी को बिल्कुल भी ना डरते देखभाल अपने मन ही मन बोला, यह क्या, मेरे तो सारे सपने बेकार हो गए। लगता है ये भी दक्षिण दीदी की तरह बिल्कुल नहीं डरती, तक अधीर ने इसे भी अपने जैसा बना दिया है। भावेश कीर्ति के कान में बोला, तुम्हें इन भूतों से डर नहीं लगता क्या? ये कितने डरावने हैं। तुम कैसे नहीं डर रही? ये तुम्हें खा जाएंगे, झझरात को सपने में आकर तुम्हें उठा ले जाएंगे। भावेश अपनी बातों से कीर्ति को डराने की कोशिश कर रहा था। कीर्ति भावेश को इसी बेवकूफ़ की तरह देख रही थी। भावेश के एक्सप्रेशन देखकर समझ गई थी कि वह उसे डराना चाहता है, लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। वह बस से भावेश को देखे जा रही थी। एक तो उसका छोटा भाई जो आज भी बच्चों की तरह बिहेव करता है, इसीलिए उसकी गोद में चढ़ा हुआ है। दूसरा हाफ बॉयफ्रेंड उसे डराने की कोशिश कर रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। कीर्ति बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके भावेश सुरक्षित को देख रही थी। भावेश ने जल्दी से देखा कि कीर्ति डरी कि नहीं डरी नहीं, अपनी तरफ किसी बेवकूफ़ की तरह देखता देख भावेश जीत गया। इधर उधर देखते हुए बोला, मैंने सोचा तुम भी बाकी लड़कियों के साथ बनोगी और मैं तुम्हें संभालकर गोद में उठा लूंगा। ये सुनते ही कीर्ति को हंसी आने लगी, लेकिन भावेश को चिढ़ाते हुए बोली, तू एक काम करो ना, मेरी जगह मेरे भाई को संभाल लो, मुझसे तो इसका वजन संभल नहीं रहा। तुम्हें भी वैसे भी बहुत शौक है गोद में लेकर घूमने का, तो मेरी जगह मेरा भाई सही। ये सुनकर अच्छी तो जल्दी से भावेश की तरफ लपकता है, लेकिन भावेश 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, मैंने कब कहा मैं किसी को गोद में लेकर घूमना चाहता हूँ, मैं तो बस देखना चाहता था तुम कितना डरती हो। ये बोलकर भावेश जल्दी से आगे की ओर भाग जाता है। ये देखकर कीर्ति हंसने लगी, फिर अक्षित की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी बहन लड़की होकर नहीं डर रही, तू एक लड़के होकर डर रहे हो। तुम बोलते हो मुझे और आदमियों को प्रोटेक्ट करोगे, तुम बड़े हो गए हो, तुम नकली भूतों से डर रहे हो। दोनों झूठ बोलते हो कि तुम बड़े हो गए। ये सुरक्षित छत से कीर्ति की गोद से उतरा और फिर मासूमियत से बोला, कौन डर रहा था? मुझे लगा आप शायद इसीलिए मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हक कर रहा था। ये सुनते ही ऐसे हिलाया जिसे इसका कुछ नहीं हो सकता। मुझे दक्षु दीदी को भी प्रोटेक्ट करना है। पता नहीं वह कहाँ है। किसी को भी अपने मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। पता नहीं उसे क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इधर सब लोग खुश होते, लेकिन उन सबक मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे किसी के समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लगा शायद वह लोग थक गए हैं या फिर रोलर कोस्टर मेल आईडी है, इसीलिए वो इस तरह हो गए हैं। लेकिन किसी को भी असली बेचैनी समझ में नहीं आ रही थी। फिर वह जैसे ही हॉन्टेड हाउस में आगे बढ़ते हैं,
आगे का सीन देखकर उन सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सारे नकली भूत खून से लथपथ पड़े थे, साथ ही पूरा हॉन्टेड हाउस टूटा हुआ था। टीचर को किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और टीचर तो जा भी अपनी बेचैनी को दबाते हुए मजाक में बोली, कहीं प्रिंस घर गया हूँ इसीलिए प्रिंस की एंजल नहीं है। तोड़फोड़ कर दी होगी उन लोगों ने उसके, प्रिंस ग्रुप के क्यों डराया, आप तो जानते ही हैं वह कितने ज़्यादा पॉजिटिव है। ये सुनते ही सब यही बात सोचकर अपने मन को तसल्ली देने लगे, लेकिन किसी का भी दिल आबाद तो यकीन करने को, फिर भी उन्होंने मजबूरी में एक दूसरे को यकीन दिलाया कि यही बात है। सब लोग जल्दी जल्दी उन सब नकली भूतों को उठाकर चेक करने लगे, कहीं कोई जिंदा हो और वो होश में आकर उन्हें यहाँ की सिचुएशन बताएं। तभी एक नकली भूत करा रहा था, सब उसके पास दौड़कर गए तो कीर्ति ने अपने बैग से एक बोतल निकालकर उस पर पानी डाला और फिर उसे थोड़ा सा पानी पिलाया तो थोड़ा ठीक हुआ। एक 22 साल का लड़का था, वो अपनी चमकीली आंखों और डरावनी शायरी के साथ उन सब लोगों को देख रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत की। कीर्ति ने प्यार पूछा, क्या आपको हमारी दोस्त ने मारा जो एक छोटे लड़के के साथ यहाँ पर आई थी? यह सुनकर वो लड़के बताना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं हमें उन्होंने नहीं मारा बल्कि कुछ गुंडों ने मारा जो मास्क पहन कर आए थे। मैं अभी थोड़ी देर पहले बेहोश हुआ था, मैं बच गया था उनके हमले से, मुझे हल्का सा ही चोट लगी। जब वह लोग आपकी दोस्त और उस लड़के को किडनैप कर रहे थे तभी मुझे हल्का सा होश आया था, मैंने उसमें देखा था कि उन्हें एक अजीब सा स्प्रे करके उन दोनों को बेहोश किया, उन्हें ले गए। ये सुनकर ही सर का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो सब जानते थे कि दक्षिता को किडनैप करना इतना भी आसान नहीं है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के साथ वो लोग इस हॉन्टेड हाउस में इतनी तैयारी कैसे कर सकते हैं कि वो लोग इतनी आसानी से दक्षिता को किडनैप करके ले गए। उस लड़के की बात सुन बोली, उन्होंने जरूर ऐसा कुछ केमिकल जलाया है जिस वजह से दक्षिता बिना किसी हिल के बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद कितना ही पावरफुल क्यों ना हो वह कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते ही सब चिंता में आ गए और सब हॉन्टेड हाउस से बाहर आकर दक्षिता और प्रिंस को ढूंढने के लिए जाने लगे। कीर्ति उन सारे बॉडीगार्ड से बोली, आप लोगों ने अम्यूजमेंट पार्क से किसी को बाहर जाते हुए देखा क्या? सारी जगह आसपास की जगह पर चेक करो, किसी भी अनजान आदमी को अम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकलते हुए देखा या फिर कुछ सामान ले जाते देखा? इन सब की जांच करो। सब लोग अलग अलग दिशा में फैल गए और अम्यूजमेंट पार्क की कोई भी हलचल हुई हो तो उसके बारे में जानकारी लेने लगे। सब लोगों ने डिसाइड किया ऐसे तो पता नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए उन लोगों ने जिससे भी पूछा एक ही बात पूछी थी, अभी 1 घंटे के अंदर यहाँ पर कुछ भी हलचल होती हुई देखी हो, कुछ भी मतलब कोई इंसान आता जाता या सामान कोई गाड़ी कुछ भी, वो उसके बारे में बताएं। लेकिन हर किसी ने उन्हें यह जवाब दिया कि उन लोगों ने कुछ नहीं देखा। किडनैपिंग का प्लान एक दिन में नहीं कुछ घंटों में बना है, इसलिए उन्हें पता था कुछ तो बोलो मिलेगा, लेकिन युग जितना जल्दी मिले उतना अच्छा है। सुनसान फैक्ट्री में एम्यूजमेंट पार्क के माहौल के उलट वहां हर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। वहीं फैक्ट्री में सब कुछ जानता था, लेकिन अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। दक्षिता को एक बहुत गंदे कंटेनर में डाला हुआ था, वहीं प्रिंस एक लोहे के कंटेनर में पड़ा छटपटा रहा था क्योंकि उसे होश आने वाला था। जैसे ही प्रिंस को होश आता है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, उसके हाथ पैर बुरी तरह बंधे हुए थे। प्रिंस ने अपनी आंखें खोली और अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई तो उसे अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। उसने अपना सर उठकर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बड़े से लोहे के डिब्बे में है। ये सोचकर प्रिंस ने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने एक सीन चलने लगा। सुबह जिम रूम में और गार्डन में निश्चय हमेशा प्रिंस को प्रैक्टिस कराते हुए फाइटिंग मूव सिखाता था। तब प्रिंस ने एक दिन निश्चय से पूछा, भैया अगर मुझे किसी ने बांध दिया तो मैं यह मूव कैसे करूंगा? मैं फिर फाइट नहीं कर पाऊंगा। निश्चय को भी प्रिंस की बात में फोन लगा। उसने कुछ सोचकर प्रिंस को एक व्यक्ति लाने को कहा। प्रिंस ने जैसे ही रस्सी लेकर आया वैसे ही 19 ने उसे खुद को बांधने को कहा। प्रिंस ने निश्चय को बांधा। तब निश्चय बोला, इतनी टाइट बांधना कि मैं भूल ना पाऊं, अगर मैं खुला फिर तुम्हारी एंजल को फोन करके बोल दूंगा वह यहाँ पर इतनी जल्दी ना आए। ये सुनते ही प्रिंस जल्दी से निश्चय को बहुत ही ज्यादा टाइट बांध देता है। ये देखकर निश्चय हंसते हुए बोला, वेरी गुड बच्चा, हम इधर देखो, तुम भी कोई इतनी टाइट रे बांधे तो एक काम करना, तुम्हें अपने हाथों को हल्का हल्का हिलाते हुए अपने हाथों और रस्सी के बीच थोड़ा जगह बनानी है। तुम्हें हाथों पैरों में दर्द होगा, उसे सहन करना होगा। फिर अपने पीछे बंधे हाथों को पैरों के सहारे से या सिर के सहारे से जैसे तुम्हारी बॉडी कंफर्टेबल हो आगे लेकर आना है। फिर दांतों से हाथों की रस्सी खोलना, फिर अपने पैरों की यह सारी चीजें नीचे प्रिंस को करके बताता है। फिर वो दोनों प्रिंस के साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। प्रिंस अचानक अपनी रस्सी खोलने लगता है, उसके के हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। प्रिंस ने अपने हाथों को हल्का हल्का वेस्ट किया जिससे उसकी रस्सी थोड़ी ढीली हो गई। प्रिंस ने खुद को ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी पीठ से लेकर पैरों तक करके नीचे से हंसी बन गए। अपने हाथों को पैरों के ऊपर से निकालने की कोशिश करने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद जाकर प्रिंस के हाथ अपने हाथों की रस्सी खोली आ गए। उसने अपने मुंह से बस्ती खोलने की कोशिश की, बहुत बार प्रैक्टिस के बाद जाकर वह रस्सी खुल गई। फिर प्रिंस ने अपने पैरों की हंसी खोली, फिर वह नीचे खाई गई हर चीज को अपनाते हुए अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाकर लोहे के टैंक से अपनी आंखें बाहर निकालकर बाहर के नज़ारे को देखने की कोशिश करता है। वह चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि एक बड़ा सा हॉल है जिसमें चारों तरफ छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई थी। कहीं लकड़ी का फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा हुआ है।
बड़े बड़े बॉक्स पड़े हुए हैं, कुछ बॉक्स पैकिंग में लग रहे हैं। इसी तरह पूरा खोल भीगा और धूल से सना हुआ है। तभी उसकी नज़र एक बड़े से काट के कंटेनर पर गई तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। प्रिंस ने जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं, मैं एंजल को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं एंजल को प्रोटेक्ट करूंगा। एंजल भी मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। ये सोचकर प्रिंस ने धीरे से खुद को बड़े से लोहे के कंटेनर से बाहर निकालने की कोशिश की। धीरे धीरे प्रिंस बाहर आ गया और उसमें चारों तरफ अपनी नजरें घुमा कर देखा। फिर वो धीमे कदमों से उस कंटेनर के पास पहुंच गया। उसने वहां जाकर दक्षिता की हालत देखी तो उसका दिल दर्द से फटने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने सीने में कई हजार चाकू घुसाकर उसके दिल को मिट्टी के कण के बराबर तोड़कर रख दिया है। क्या प्रिंस दक्षिता को बचा पाएगा? क्या चींटी अपनी फैमिली के साथ मिलकर दक्षिता और प्रिंस को ढूंढ पाएगी? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। हेलो रीडर्स, लाइक, कमेंट, शेयर एंड फॉलो मी। 124 प्रिंस का जुनून सुनसान फैक्ट्री में। प्रिंस लोहे के बड़े से कंटेनर से खुद को फ्री करवा कर वो इधर उधर देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। जैसे ही उसे सब कुछ याद आया, उसने निश्चय के द्वारा सिखाई गई फाइटिंग ट्रिक और खुद के बंद होने के बाद भी खुद को फ्री करवाने की टेक्निक सिखाई थी। कुछ उसके भाई और बहनों ने भी उसे इस तरह की टेक्निक सिखाई थी। प्रिंस को जो थोड़ी ट्रेनिंग मिली थी उसे प्रिंस खुद को आज़ाद करवा लेता है। वो जैसे ही कंटेनर से बाहर आता है, वो अपनी एंजल को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र कुछ दूर पड़े कांच के कंटेनर पर गई तो वो हैरान हो गया। उसकी एंजल गली सड़ी सब्जियों और खाने के बीच और गंदगी लेटी हुई है। प्रिंस जल्दी से इधर उधर देखा। वो दौड़कर कंटेनर के पास जाता है। उसने देखा एंजल व्हाइट गाउन में सड़ी गली गंदगी के बीच लेटी हुई। प्रिंस की आंखों से जब आंसू बहने लगे, उसने अपनी एंजल को इस तरह कभी भी इमेजिन नहीं किया था। उसकी एंजल इस गंदगी में रहकर किस तरह मुरझा गई है। ये पहले इसकी एंजल कितनी सुंदर थी, अब उसके चेहरे पर अजीब रेडनेस आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसकी एंजल की बॉडी को अंदर कोई केमिकल डाल दिया है, जिस वजह से दक्षिता की नसें उसे गलती से उभरी हुई दिख रही थी, जैसे अभी फटकर बाहर आ जाएंगे। दक्षिता की पूरी बॉडी पर रेड कलर के निशान थे। उसका चेहरा सूखकर पत्थर की तरह हो चुका था। उसके होठों पर सफ़ेद मोटी परत जम चुकी थी। दक्षु का मायोशोफोबिया उसके चरम पर था। उसकी हालत बहुत खराब थी। अगर वो गंदगी में रही तो शायद उसकी सारी नसें फट सकती हैं। कीर्ति के अलावा दक्षिता का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता था। प्रिंस ने जल्दी से कंटेनर की ओर दौड़ लगा दी और कंटेनर के ऊपर चढ़कर दक्षिता को निकालने की कोशिश करता है। प्रिंस का एहसास होता है ये कंटेन 5 फुट 3 इंच का है। प्रिंस की हाइट भले ही 6 फुट है, लेकिन वो फिर भी बेहोश पड़े इंसान को इतने बड़े कंटेनर से नहीं निकाल सकता। प्रिंस ने जल्दी से इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाई तो उसे बड़ा सा स्टूल दिखा। उसने स्टूल को देखा, फिर चारों तरफ नज़र रखी, कोई आ तो नहीं रहा ना। प्रिंस फुल स्पीड से लेकर उस कंटेनर के पास आता है। उस स्टूल पर खड़ा होकर जल्दी से दक्षिता को हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। प्रिंस आधे से ज़्यादा उस कंटेनर में झुक गया। दक्षिता के हाथों को पकड़कर उठाता है। उसके कंधों के पास से बाजू पकड़कर उसे खड़ा करता है। दक्षिता को खड़ा करने में प्रिंस की पूरी बॉडी से पानी की तरह पसीना बहने लगा। प्रिंस को देखकर हर कोई बता सकता था कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि लड़की को ज़्यादा देर संभाल सके, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए प्रिंस दक्षिता को उस कंटेनर में से निकालने के लिए हल्की से उसकी बॉडी से कंटेनर में झुककर गंदगी हटाता है। फिर उन्हें दोनों बाजू से पकड़कर कंटेनर में खड़ा करता है। दक्षिता की पूरी बॉडी तेजी से क्लास के नुकीले से किताब पढ़ने लगी, लेकिन प्रिंस ने उसकी गर्दन पकड़ से गिरने से बचा लिया। प्रिंस ने बड़ी मुश्किल से दक्षिता को उस कंटेनर में खड़ा करता है। एक तो गंदगी और चिपचिपाहट की वजह से दक्षिता के पैर कंटेनर में ठीक नहीं रहे थे, वही प्रिंस अभी खुद का बैलेंस बनाने में सक्षम नहीं था। वो दक्षिता को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। इतने में बड़े से हॉल में किसी के उनकी तरफ आने के पैरों की आवाज़ गूंजने लगी। प्रिंस की धड़कन तेज हो गए और उसे ऐसा लगा अगर उसने जल्द से जल्द फिल्म से निकलने की कोशिश नहीं की तो शायद ये लोग तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। ये सोचकर प्रिंस ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दक्षिता को खींचा। स्पीड दक्षिता और प्रिंस दोनों को ही चोट लग गई। प्रिंस की तो कमर में हल्की सी शक की वजह से मोचा गई, वही दक्षिता की घुटने ने उस कंटेनर से टकरा गए, उसे से बहुत ज़्यादा चोट आई। लेकिन प्रिंस के पास अपनी चोट पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। इधर एक गुंडा तेज कदमों से उस होल की तरफ आ रहा था। जैसे ही उसने ऐड किया, सबसे पहले उसकी नज़र कांच वाले लाश पड़ी है। वहां पर दक्षिता को ना पाकर वह गुंडा पहने करने लगा। अगर दक्षिता वहां से भागी तो उसका बॉस उससे इतनी बुरी मौत देगा कि यह सोच भी नहीं सकता। उसने जल्दी से नज़र हटाकर लोहे के कंटेनर की तरफ देखा तो वहां पर भी सब ठीक था, एकदम शांति थी। इधर गुंडा जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने साथियों से बुलाने लगता है। वो कमीनों बोला, लगता है वो दोनों गायब हो गए, पता नहीं किसको पहले होश आया। तभी उनको गुंडों का लीडर गाली देते हुए बोला, अरे सालों पहले यह मत सोचो किसको होश आया, कौन बात कर गया, वो दोनों भाग चुके हैं। मैं जल्द से जल्द दोनों को पकड़ना होगा। अगर लड़की यहाँ से भाग गई तो बॉस हम सबको इतनी बुरी मौत देंगे जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। उस दक्षिता को किडनैप करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। बॉस ने हमें कहा था उसे एक अजीब सी बीमारी है,
जिस वजह से वो गंदगी में खुद को संभाल नहीं पाती और उसकी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। इसीलिए उस लड़की को होश नहीं आ सकता। उस लड़के को होश आया है। हमें जल्द से जल्द उस लड़की को और लड़के को, हम दोनों को ही पकड़ना होगा। हॉल में एक कोने के कार्टून के पीछे प्रिंस ने अपने आप को और दक्षिता को छुपा रखा था। जैसे ही वो गुंडे फैक्ट्री के इस हॉल में कदम रखने वाले थे, उसी वक्त प्रिंस ने दक्षिता को खींच लिया था। वो दक्षिता की बॉडी को जबरदस्ती अपने कंधों पर डालकर बॉक्स के पीछे आ गया था। प्रिंस दक्षिता को पीठ पर बैठा कर में धीरे धीरे से निकलने की कोशिश कर रहा था। वह गुंडे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। वह शायद इतनी देर में वहां से निकल जाएंगे, ये सोच प्रिंस जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे उस गोडाउन के एंट्रेंस नजर आई। प्रिंस तेज कदमों से एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगा। वह बुरी तरह हाफ रहा था, क्यों तो उसे उस केमिकल की वजह से कमजोर फील हो रही थी। दक्षिता को भी अपने कंधे में उठा रखा था। प्रिंस को इस वक्त एक जुनून था, उसे अपनी एंजल को बचाना है। प्रिंस बुरी तरह हौंफते हुए एंट्रेंस की तरफ दौड़ने लगता है। ढेर सारे गुंडे उस फैक्ट्री में हिल चुके थे दक्षिता और प्रिंस को ढूंढने के लिए। जैसे ही प्रिंस हॉल के बाहर कदम रखने वाला था, तभी उसने उस गुंडे के लीडर को चिल्लाते हुए, लीडर नाना भाई, चिल्लाकर गाली देकर बोला, कुत्ते के पिल्ले तू कहाँ गए? मेरे शिकार को लेकर आज पहली बार नाना भाई के हाथ से शिकार निकला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मैंने वर्ल्ड की टॉप पावरफुल लेडी को कितनी प्लानिंग के साथ किडनैप किया है। मुझे पहली बार बेवकूफ़ बनाया गया है। अंडरवर्ल्ड और लीगल वर्ल्ड में कमाने का मौका मिला तो कुत्ते का पिल्ला पता नहीं कहाँ से आ गया, जो मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोल वो हवा में फायरिंग करने लगता है। प्रिंस डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो जल्दी से उस गोडाउन से बाहर निकल जाता है। सब लोग पूरे गोडाउन में ढूंढने के बाद बाहर की तरफ भागते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है वह लड़का यहाँ से भागने के लिए कुछ जरूर ढूंढ रहा होगा, जिसमें बैठकर वह उस लड़की के साथ यहाँ बहुत दूर जा सके। प्रिंस का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के सेक कर रहे थे। प्रिंस बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपनी एंजल को बचाने के जुनून में था। प्रिंस ने तेजी से कार में दक्षिता को बैठते हुए वहां से निकल जाता हुए। गाड़ी की आवाज सुनते ही सारे गुंडे बाहर की तरफ भागकर आते हैं। कुछ गाड़ियां लेकर प्रिंस की कार के पीछे भगा देते हैं। प्रिंस से भले ही इन दिनों थोड़ी ड्राइविंग सीख ली थी, अभी भी उसे इतनी अच्छी गाड़ी चलानी नहीं आती थी। फिर भी वो कैसे भी करके अपनी गाड़ी का बैलेंस बनकर बढ़ाया जा रहा था। प्रिंस अपनी तिरछी नजरों से दक्षिता की तरफ देखता है, फिर राहत की सांस लेता है। दक्षिता की बॉडी अभी भी वैसे ही थी, उसमें बदलाव नहीं आया था। प्रिंस ने सोचा शायद अब थोड़ी ठीक है। प्रिंस इस वक्त एक सुनसान जंगल में पेड़ों के बीच के रास्ते पर अपनी कार बढ़ाए जा रहा था। अचानक उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बराबर में दो गाड़ियां और आगे से एक गाड़ी आ रही थी। जैसे ही प्रिंस ने अपनी नजरें दक्षिता से हटा अपने सामने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तेजी ब्रेक पर पैर रखा और कार पीछे से हल्का सा उठते हुए वहां पर रुक गई। तब उसके चारों ओर 8-9 गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन उनमें से सारे गुंडे बाहर निकले। गुंडे का लीडर प्रिंस को देखते हुए बोला, साले कुत्ते के पिल्ले, खुद को डेढ़शाना समझ रहा है। नाना बाई के नाक के नीचे से हमारा शिकार चुरा कर ले जाने गुस्ताखी कर रहा है। तुम्हें इतनी भी औकात नहीं है कि तुम लड़की को हमसे छीनकर ले जा सके। हम कभी भी तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। ये सुनकर प्रिंस की आंखें भी सुर्ख लाल हो गई थी। उसने सबकी तरफ देखते हुए बोला, प्रमोशन CH 125। दक्षिता का दर्दनाक अतीत। सुनसान जंगल में चारों तरफ हरियाली से घिरे जंगल, जिसमें हरे भरे बड़े पेड़, हरी घास और छोटे छोटे 2-3 रंग के खूबसूरत फूल बहुत खूबसूरत सीन बना रही थी। यहाँ माहौल बहुत ज्यादा भयानक और डर भरा था। इसी जंगल के बीच में एक कच्चे रास्ते पर ग्रे कलर की मारुति सुजुकी खड़ी थी, जिसमें दक्षिता टेढ़ी मेढ़ी होकर लेटी हुई थी। उसकी बॉडी पर भयानक रूप से बड़े नीले और रेड कलर के निशान पड़ चुके थे। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसका पूरा शरीर एक्ट रहा जैसे वह तड़प रही हो। उसके होंठ बुरी तरह सूख चुके थे। उसके चेहरे पर शिकन थे, जैसे वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डर रही हो। आज रुतलेस क्वीन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। दक्षिता छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, जो अपने माँ बाप से बिछड़ने के बाद अंधेरे में अकेला हो और वो अंधेरे से डर रहा हो। दक्षिता अजीब सा सपना देख रही थी। फ्लैशबैक 9 साल पहले ड्रीम इंटरनेशनल स्कूल के मैदान में बहुत से लड़के लड़कियां हंसते हुए घेरा बनाकर खड़े थे। घेरे के बीच मासूम से 12-13 साल की लड़की घुटनों में अपना सिर छुपाए बैठी हुई थी। तभी स्कूल ड्रेस पहने लड़की मैदान के बीचों बीच बैठी लड़की को देखकर बोली, यू बिच दक्षिता, तुम्हें अगर खाना ही खाना था तो हमसे भीख मांग लेती। हमारा खाना चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें बहुत भूख लगी थी, तुम्हें ठीक से खाना खिलाते हैं ना, अब खाओ। वो सब अपना खाना मिट्टी में डाल देते हैं, फिर मिट्टी से ही खाना उठाकर 12 साल की दक्षिता पर फेंकने लगते हैं। तभी एक बहुत घमंडी लड़की उस मिट्टी से खाना उठाती है। दक्षिता के बालों को कसकर पकड़कर और उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसके मुंह में वो मिट्टी से भरा खाना जबरदस्ती खिलाने लगती है। दक्षिता के कंधे तक के बाल झाड़ू की तरह हो रखे थे। उसका चेहरा रोने की वजह से सूजा हुआ था और उसकी आंखें लाल थी। उसके होंठ भी सूजकर मोटे मोटे हो चुके थे। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगा हुआ था।
उस जगह से कपड़े फटे भी हुए थे, जिसे देखकर साफ लगा दक्षिता को बहुत ज्यादा बुली किया गया है। दक्षिता घुटनों के बल बैठी हुई थी, उसके घुटनों से खून बह रहा था। वो अपने हाथ जोड़ सबसे माफी की भीख मांग रही थी, फिर भी वो लड़के लड़कियां उसे मजे से बुली कर रहे थे। स्कूल के उन बच्चों में से एक लड़की जो मासूम थी, वो दूसरी लड़की से बोली क्यों बेचारी को बुली कर रहे हैं। एक वो चुड़ैल वार्डन हम सबको बिना किसी बात के पनिशमेंट देती रहती है। पनिशमेंट के तौर पर वो कभी भी खाना स्किप कर देती है, और वो खासकर दक्षिता के पीछ रात दिन पड़ी रहती है। उसे हर 2 दिन बाद ही खाना देती है, जिसे बेचारी पेट भरकर खाना भी नहीं खा पाते और ना ही स्कूल से बाहर निकल पाती है। वह उसकी दोस्त बोली, निधि तुम अच्छी तरह जानती हो ना, वो वार्डन हमें भी खाना नहीं देती और अगर वार्डन को पता चल गया दक्षिता ने किससे खाना खाया है तो वो उसे भी इसकी तरह ही परेशान करेगी। क्या तुम चाहती हो कि इस दक्षिता को बचाकर तुम डायन वार्डन का शिकार बन जाओ? वह देखो वही अपने कमरे के बाहर खड़ी सब कुछ देख रही है। ये सुनते ही निधि नाम की लड़की अपनी नजरें उठाकर एक बड़े से गर्ल्स हॉस्टल की तरफ देखती है, जहां पर फर्स्ट फ्लोर के एक बहुत ही आलीशान रूम के बाहर खड़ी एक मोटी सी काली सी महिला व्हाइट सलवार सूट में अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने सामने हो रहा सब कुछ देख रही थी। दक्षिता को इस तरह बुली होता देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। वो लड़कियां वार्डन को खुश करने के लिए और ज्यादा दक्षिता को बुली कर रही थी। तभी वहां पर कैंपस में अल्पाइन स्पोर्ट्स कार रुकती है। उसमें से 26-27 साल का लड़का बाहर निकलता है जो बहुत ही हैंडसम था। उसका हल्का सांवला रंग फीचर्स एकदम परफेक्ट है। 5 फुट 9 इंच हाइट और व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में वह बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी नज़र स्कूल के बच्चों के उस घेरे पर गई तो उसे कुछ अजीब लगा। वह तेज कदमों से वहां पहुंचा। उसने लड़कियों की बातें सुनकर अपने मन में अजीब सी बेचैनी फील की। वो सभी स्कूल के लड़के लड़कियों को हटाते हुए उस घेरे के बीच गया। वहां पर दक्षिता की हालत देखकर उस लड़के के कदम एक पल के लिए लड़खड़ा आ गए। खुद को संभालते हुए वो लड़का दौड़कर दक्षिता के पास पहुंचा। उस घमंडी लड़की को एक हाथ से हल्के से धक्का दिया तो वही मैदान पर गिर गई। जब उस घमंडी लड़की ने अपना सर उठाकर देखा तो वहां उनके प्रिंसिपल का बेटा नितेश रायजादा दक्षिता को संभाल रहा था। नितेश को देख बच्चों को डर के मारे हालत खराब हो गई। वही वुडन मैंने देखा कि वो सब रुक गए हैं तो वह गुस्से से सारे लड़कियों के करीब आने लगी। जैसे ही वह उन सब बच्चों से कुछ कहने वाली थी कि उसकी नज़र भी नितेश पर गई। वार्डन मैम की डर के मारे हालत खराब हो गई। खुद के इमोशन को कंट्रोल करते हुए बोली, यह सब यहाँ क्या हो रहा है? वार्डन की खतरनाक आवाज़ सुन जो दक्षिता अभी तक खुद को इतनी बुली होने के बाद भी संभाले हुई थी, वो अचानक ही बेहोश हो गई। वह नितेश की बाहों में झूल गई। ये देखकर नितेश को बहुत बुरा लगा। उसने दक्षिता को अपनी गोद में उठाया, वार्डन मैम को गुस्से भरी नजरों से देखा और फिर बच्चों को एक नज़र देखकर वहां से चला गया। वो दक्षिता को अपनी गोद में उठाकर मेडिकल रूम की ओर ले जाने लगा। इधर वार्डन मैंने सबको एक नज़र देखकर वहां से जाने का इशारा किया। निधि मन में बोली, थैंक यू भगवान, आपने नितेश सर को टाइम पर भेज दिया, वरना बेचारी के साथ आज पता नहीं बेदर्द लोग और क्या क्या करते। ये सोचकर निधि की आंख से एक आंसू बहकर गिर गया। इधर नितेश दक्षिता को मेडिकल रूम में पहुंचा तो वहां डॉक्टर ने जल्दी से दक्षिता को एडमिट किया और बोली, इसके साथ आज फिर वही हुआ। ये सुनकर नितेश हैरान हो गया। उसने अपने डैड से मिलने आने पर बहुत बार इस लड़की को गुमसुम गार्डन में बेंच पर बैठे देखा था, लेकिन उसने सोचा शायद ये हॉस्टल में रहती है तो मॉम डैड की याद आती है, फिर इसके कोई दोस्त नहीं बने हैं। नितेश ने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। आज उसे एहसास हुआ कि उसके डैड स्कूल में कोई बच्चा बहुत ज्यादा बुली हो रहा है। डॉक्टर ने जल्दी से नर्स को कपड़े लाने को कहा, फिर दक्षिता को क्लीन करने को बोला। नर्स स्ट्रेचर पर दक्षिता को वहां से लेकर चली गई। नितेश डॉक्टर को देखते हुए बोला, डॉक्टर आपने अभी यह क्यों कहा कि इसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है? ये सुनते ही डॉक्टर कुछ देर नितेश को देखती है, फिर डॉक्टर घबराहट में हिचकी जाते हुए बोली, मैं आपको बता तो दूंगी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नितेश ने आदम खिलाता है तो डॉक्टर बोली, पता नहीं गर्ल्स कॉलेज की वार्डन रम्या को इस दक्षिता से क्या दिक्कत है, वो इसे हर 2 दिन से खाना बंद कर देती है, वो बहुत ज्यादा बुली करती हैं। हॉस्टल में लड़कियों को परेशान करके दक्षिता को हमेशा बुली करने पर मजबूर करती हैं। कई बार पनिशमेंट के तौर पर इसे टॉयलेट साफ करवाती है, कभी पूरा गर्ल्स हॉस्टल क्लीन करवाती है। कई बार रम्या इसे टॉयलेट के अंदर बंद कर देती है, जहां लड़कियां बार बार फ्रेश होने जाती हैं, तभी वहीं पर रहना पड़ता है, वरना इसे 2 दिन तक उसी टॉयलेट में रहना पड़ेगा। ये सुनते ही नितेश से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। वही स्टूल पर बैठ गया और फिर डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, क्या ये सब इसके साथ ही होता है या फिर किसी और बच्चे के साथ भी? ये सुनते ही डॉक्टर कुछ सोचते हुए बोली, वो बाकी बच्चों को भी परेशान करती है, उन्हें भी अलग अलग तरीके की पनिशमेंट देती है, पता नहीं उसकी दक्षिता के साथ क्या दुश्मनी है। वो दक्षिता को हर 2 दिन में खाना नहीं देती, रोज किसी न किसी बहाने खुद बोली करती है, बाकी बच्चों से भी बोली करवाती है। ये सुनते ही नितेश अपना सर झुका लेता है। उसके डैड स्कूल में क्या कर रहे हैं? बच्ची इतनी ज्यादा मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो रही है और उसके डैड को कोई खबर ही नहीं है।
क्या एक मामूली से वार्डन स्कूल में इतनी चलती है? कोई भी उसके खिलाफ कदम नहीं उठाता। नितेश डॉक्टर को गुस्से से देखते हुए बोला, क्या वार्डन की स्कूल में इतनी चलती है कि डैड या फिर कोई टीचर उसके खिलाफ नहीं जा सकता? यहाँ आप डॉक्टर हैं, उसी को डंडे से इतना डरती है। ये सुनते ही डॉक्टर सर झुकाकर बोली, सर हम वार्डन रम्या जैसी मामूली वार्डन से नहीं डरते, कोई नहीं डरता। रम्या की बेटी स्कूल के सबसे शेयर होल्डर रविकांत की गर्लफ्रेंड है। वो अपनी बेटी से बोलकर किसी भी टीचर स्टूडेंट को स्कूल से रिश्ते गेट करवा सकती है। ये सुनते ही नीतीश हैरान हो गया, क्या वार्डन रम्या की बेटी बेला भी अपनी माँ जैसी ही है? कुछ नहीं, बेला को बहुत अच्छी लड़की समझा था, जो दूसरों की मदद करती है। उसने कभी नहीं सोचा बेला और उसकी माँ ऐसे होंगी। तो फिर नितेश डॉक्टर की तरह देखते हुए बोला, आपकी जॉब को कुछ नहीं होगा, आप दक्षता का ख्याल रखें। अगर कोई भी आकर आपको कुछ बोलता है तो आप बोल देना, यह मेरे ऑर्डर हैं। नितेश गुस्से से डॉक्टर को घूरते हुए बोला, डॉक्टर हाँ, अब उस बच्ची के करीब कोई नहीं जाना चाहिए जब तक मैं खुद से लेने नहीं आता। यह आपके पास सेफ्टी से रहनी चाहिए। सब कुछ ठीक कर देता हूँ, मैं जाकर डैड से बात करता हूँ। डॉक्टर हमें सिर हिलाते हुए बोली, अगर वार्डन रम्या में आई तो मैं क्या कहेगी? ये सुनते ही नितेश गुस्से से बोला, वो मुझसे बड़ी नहीं है और मैं ना ही शेयर होल्डर रवि से डरता हूँ। तुम जाकर अपना काम करो और ध्यान रखना कोई भी अब उस बच्ची के करीब ना जा पाए। अगर बच्ची को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होगे और मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नितेश मेडिकल रूम से बाहर आता है, अपने फ़ोन में असिस्टेंट का नंबर डायल करते हुए बोला, सतीश जल्दी से हमारी स्कूल के सारे शेयर से खरीद लो, चाहे तुम्हें 10 गुना कीमत ही क्यों न देनी पड़े। ये सुनते ही सतीश हैरानी से बोला, बॉस लेकिन हम स्कूल में शेयर होल्डर है, यही काफ़ी है। और वैसे भी वह स्कूल में भले ही आपके डैड प्रिंसिपल ने, लेकिन तो अपने स्कूल में भी नहीं आती। नीतीश गुस्से से बोला, तुम्हें मैंने कुछ कहा वो करो। नीतीश सतीश बोला, ओके बॉस, 1 घंटे में स्कूल के सारे शेयर आपके नाम हो जाएंगे। नीतीश फोन रख देता है और तेज कदमों से अपने डैड के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी डैड के ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और गुस्से से अपने डैड को घूरने लगता है। हम प्रिंसिपल राजेश रायजादा सर बोले, क्या हुआ बेटा, आज इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? क्या मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी? राजेश सर बहुत ज़्यादा शांत और सीनियर इंसान थे। वह कभी किसी को बेवफालतू में डटे नहीं थे, किसी के काम में नहीं करते थे। उन्हें पता था उनके टीचर ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं। वो कभी भी बच्चों के मामले में टीचर से कुछ नहीं बोलते थे। उनका तो मानना था वो प्रिंसिपल होकर सिर्फ बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। स्कूल के बच्चों का भविष्य टीचर ही बनाते हैं। अगर कोई माँ बाप के बाद बच्चों के सबसे करीब और उनके भविष्य के बारे में सोचने वाला होता है, उनका टीचर, तो टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहेगा। उन्हें कभी बच्चों पर ध्यान देने का नहीं सोचा। उन्होंने सोचा जब उनके क्लास टीचर हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो सकती। वैसे भी उन्होंने स्कूल में एक नोटिस लगा रखा था, अगर किसी की बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी क्लास टीचर से शेयर करे, या क्लास टीचर सॉल्व कर देगा, या फिर वह क्लास टीचर वो प्रॉब्लम उसके पास पहुंचा सकता है। लेकिन आज तक उसे किसी भी बच्चे की या टीचर की कोई भी कंप्लेंट नहीं आई। इसीलिए राजेश सर सोचते थे शायद उनकी स्कूल में सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक अपने पापा शांत और सुलझे हुए इंसान की तरह बिहेव करते देख वो समझ गया कि उसके पापा ने सब अपने अंधविश्वास के सहारे छोड़ दिया है। नितेश चिल्लाते हुए बोला, डैड आपको पता भी है आपकी स्कूल में क्या हो रहा है? आपको पता भी है यहाँ कितने बच्चों की जिंदगी खराब हो गई और कितनी बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, बस कुछ घटिया लोगों के हाथों में पावर आने की वजह से। ये सुनकर राजेश सर हैरानी से अपने बेटे को देखने लगे। उनका बेटा हमेशा उनसे रिस्पेक्ट से और शांति से बात करता था, आज पहली बार उनका बेटा उन पर चिल्ला रहा था। इसका मतलब मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। ये देखकर राजेश सर बोले, मुझे पूरी बात बताओ। ये सुनते ही नितेश ने स्कूल में आने के बाद जो भी देखा सुना वह सब अपने डैड को बता दिया। राजेश सर झटके से अपनी जेल से खड़े हो बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं स्कूल में बच्चे और टीचर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने टीचर्स को अच्छे चुना है, वह ऐसे बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते। ये सुनकर नितेश चिल्लाते हुए बोला, डैड आपका यही अंधविश्वास आज कितनी बच्चों की लाइफ बर्बाद कर चुका है। आपको यकीन ना हो तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके इस अंधविश्वास ने क्या किया है। ये बोलकर ही तेज अपने डैड का हाथ पकड़कर मेडिकल रूम में ले जाता है, जहाँ इधर उधर टहल रही थी। राम्या देखी नितेश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वही रमेश को इस तरह देखकर डर से कांपने लगती है, लेकिन खुद के इमोशन को छुपाकर जल्दी से फेक स्माइल के साथ प्रिंसिपल राजेश्वर और नीतीश को भेंट करते हुए बोली, हेलो सर, हेलो नितेश बेटा। लेकिन तभी क्या दक्षिता को सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्कूल में भूली होने से हुई है? फिर कोई और राज्य जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़ी। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।